मॉर्निंग अहमदाबाद, सुप्रभात अहमदाबाद, सुप्रभात गुजरात, आई कैन आई विल। मैं समा तनेजा हूँ और मैं पिछले 10 सालों से अनलिमिटेड उन्नति के साथ जुड़ी हूँ। अनलिमिटेड उन्नति पिछले 30 सालों से सिर्फ स्मॉल मीडियम सेक्टर के एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम करती है। हमारा दृढ़ विश्वास है और हमारा ये एक्सपीरियंस है पिछले 30 सालों का कि आप जो भी सफलता चाहते हैं जीवन में वो आप पा सकते हैं। आपके पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है, पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है, नहीं आप में न भारत देश में। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं थोड़ा सा उन्नति अनलिमिटेड के बारे में और हमारी आई कैन आई विल फाउंडेशन के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। आई कैन आई विल फाउंडेशन 4 साल पहले शुरू करी गई थी। ये एक एनजीओ है जो एमएसएमई सेक्टर के बिजनेस ओनर्स की इकोसिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए काम करती है। हम एम्प्लॉयज़ के प्रोग्राम करते हैं, हम वाइफ्स के प्रोग्राम्स करते हैं, हम स्पाउसेस के प्रोग्राम करते हैं और हम बच्चों के भी प्रोग्राम करते हैं। अब आई कैन आई विल फाउंडेशन जीटीपीएल के साथ मिलके बिल्ड इंडिया शो लेके आ रही है आपकी तरफ। ये हर संडे को एयर होगा। मैं बिल्ड इंडिया शो के बारे में आपको आगे जाके थोड़ा सा और बताऊंगी, बट उससे पहले थोड़ा सा मैं बिल्ड इंडिया के बारे में बताना चाहती हूँ। बिल्ड इंडिया एक मुहिम थी जो उन्नति ने शुरू करी थी। जब मार्च 2020 में प्रधानमंत्री सर ने लॉकडाउन लॉन्च किया तो बहुत सारे बिजनेसमैन, स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर के बिजनेसमैन चिंतित थे अपने व्यवसाय के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने हेल्थ के लिए, और चिंता जायज़ थी। और हमने उन्नति में ये निर्णय किया कि इस समय हमें हमारे बिजनेसमैन को सपोर्ट करना चाहिए, उनके साथ चलना चाहिए। और हमने जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ अगले दिन से 14 दिन की एक सीरीज़ लॉन्च करी विच वॉज द बिल्ड इंडिया सीरीज़। ये सीरीज़ में हमें इतना ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला, 14,000 रजिस्ट्रेशंस मिले। बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ जुड़े इस सीरीज़ में हर संडे को, और इसी ने हमें इंस्पायर किया इस सीरीज़ को एक्सटेंड करने का। हमने 14 दिन ख़त्म करके 21 दिन की बिल्ड इंडिया सीरीज़ लॉन्च करी और उसके बाद भी हम रुके नहीं क्योंकि आपने हमें इंस्पायर किया। हर हफ्ते इतने सारे बिजनेसमैन सारे भारत देश में से हमें ज्वाइन करते थे जूम पे, और हमने बिल्ड इंडिया सीरीज़ को, आप मानेंगे नहीं, 102 हफ्ते तक चलाया। Every Sunday 10 AM to 11:30 so many of you joined us, inspired us and learnt। इतने सारे हमें मेल्स मिले जहां लोगों ने हमें हमारी बताई हुई बातें अपनी बिजनेसेस में और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। ऑन योर पॉपुलर डिमांड और आज़ादी के इस अमृत महोत्सव के अवसर पर हम आपके लिए बिल्ड इंडिया शो लेके आ रहे हैं। बिल्ड इंडिया शो में हम हर हफ्ते आपके रूबरू एक सक्सेसफुल बिजनेस को लेके आएंगे, सक्सेसफुल बिजनेस ओनर को लेके आएंगे जिनकी सक्सेस स्टोरीज़ किसी से भी कम नहीं है। कभी कभी हम सिर्फ बहुत बड़े सक्सेस स्टोरीज़ के पीछे, क्योंकि वो सारी न्यूज़ में आती हैं, सारी टीवीज़ में आती हैं, मगर अगर आप अपने आसपास देखेंगे बहुत सारे स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर के बिजनेसेस आर डूइंग वंडरफुल थिंग्स इन देयर बिजनेसेस, मेकिंग देम ग्रो, मेकिंग देम बिग। हर संडे श्याम तनेजा सर, who is India's top 5 business coaches, will bring to you one story with a successful businessman। ये एक डायलॉग सेशन होगा जहां आप समझेंगे कि उस सक्सेसफुल बिजनेस ओनर ने, बिजनेस लीडर ने क्या सूत्र अपनाए, क्या इंस्पिरेशन थी उनकी कि उन्होंने अपने बिजनेस को ग्रोथ की तरफ लेके गए। बिल्ड इंडिया सीरीज़ हर संडे 11 बजे एयर की जाएगी जूम पर। इट्स अ वेबिनार सीरीज़, और बिल्ड इंडिया शो जीटीपीएल के साथ मिलके लॉन्च होगा। इसमें आप कुछ सफल बिजनेसमैन की स्टोरी सुनेंगे मिस्टर श्याम तनेजा के साथ। मिस्टर श्याम तनेजा हु इज़ इंडियाज़ टॉप 5 बिजनेस कोचेस। नमस्कार, आई कैन आई विल, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। बिल्ड इंडिया शो में आप सबका स्वागत है। मैं श्याम तनेजा, अनलिमिटेड उन्नति प्राइवेट लिमिटेड और आई कैन आई विल फाउंडेशन जो कि एक एनजीओ है, आपसे मुखातिब हूँ। कोविड ने संसार में हाहाकार मचाया है। जिस दिन प्रधानमंत्री श्री ने भाषण दिया था कि आज रात से संपूर्ण लॉकडाउन, हमारी पूरी टीम को चिंता हो गई थी कि हम स्मॉल और मीडियम सेक्टर के एंटरप्रेन्योर्स के साथ, व्यवसायियों के साथ जो काम करते हैं, उनको बिजनेस में ग्रोथ करने के लिए जो उनके साथ कोचिंग करते हैं,
इन लोगों को बहुत मुश्किल होगी। और उसके दूसरे दिन से हमने एक मुहिम चालू किया जिसका नाम था बिल्ड इंडिया। उसी का एक्सटेंशन अब हम GTPL की सहायता से आप तक ला रहे हैं, जिसका नाम है बिल्ड इंडिया शो। मैं आपको हर एपिसोड में एक शख्स से मिलाऊंगा, एक ऐसी हस्ती से मिलाऊंगा जिसने कुछ सफलता पाई है, कुछ नहीं से बहुत कुछ करके दिखाया है। और ध्यान रखिए कि ये देश के भी हित में है और बिजनेस के भी हित में है। आज मैं आपसे मुलाकात कराऊंगा मेरे मित्र और एक बिजनेस कॉफर के मालिक आसित पटेल जी से। आइए हम सब मिलकर उनसे सीखें कि उन्होंने कैसे अपने जीवन में प्रगति की और कैसे अपने बिजनेस को ऊपर तक ले आए। शायद इसमें आपके लिए भी कुछ सूत्र हों। ध्यान से सुनिए और देखिए। आसित जी नमस्कार। Namaste Shyam ji. Thank you for having me. Yes, I must thank you that you are here and we are trying to communicate to the audience जी. because we believe that micro and small and medium sector of India can be a real foundation of growth for India. Very true. आज इंडिया का करीब 29% GDP का कंट्रीब्यूशन स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर से आता है, ज़रूर। जो कि और बहुत कुछ बढ़ सकता है। आज MSME सेक्टर सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है और हमें बहुत खुशी होती है कि अगर ये सेक्टर बढ़ जाए और इंडिया अपनी पुरानी सोने की चिड़िया वाली छाप वापस ले आए। सही। तो आज आपसे मैं बातचीत करूंगा। आप थोड़ा अपने बारे में बताएं दर्शकों को कि आप कहाँ पैदा हुए, क्या पढ़ाई किया और किस तरह बिजनेस में आ गए। मेरी बर्थ तो गुजरात में हुई थी, बट इमीडिएटली आफ्टर दैट बम्बई शिफ्ट हो गया। वहाँ पढ़ाई की थोड़ी बहुत हाई स्कूल तक। 1970 में मैं US चला गया पढ़ने के लिए। 1970 में, और 5 साल तक मैं US में मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। 1975 में मुझे वापस आना पड़ा क्योंकि बीइंग एल्डेस्ट इन द फैमिली एंड माय फादर नॉट कीपिंग ए गुड हेल्थ, मेरी माँ ने मुझे बताया आ जा। तो मेरे फादर के साथ तो मैं थोड़ा बहुत झगड़ लेता, लेकिन माँ के साथ मुमकिन नहीं था। माँ का प्यार अलग था, उसकी आवाज़ में वो भी एक अलग थी। सो 75 में आ गया और उनकी एक छोटी सी ट्रेडिंग फर्म थी, उस मैंने ज्वाइन किया। ये 75 मार्च 75 की बात है। छोटी सी फर्म में, बहुत छोटी सी फर्म थी। हाँ, तो ये फर्म भी एक यूनिक इंडस्ट्री में थी, वो परफ्यूम एंड फ्लेवर इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, वो लगाने वाली नहीं, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में। तो वो फर्म में पहले 10 साल तो मैंने सीखने की कोशिश की। आई वेंट थ्रू पर्सनल चैलेंजेस अ लॉट, बिकॉज 5 साल फ्रीडम की ज़िंदगी जीने के बाद आके फिर सामाजिक ये बंधनों में आ जाना, तो मेरी ज़िंदगी के पहले 20 साल एंटरप्रेन्योर की ओर निकले। मेरे फादर की हालांकि फर्म छोटी थी, टर्नओवर बहुत कम था, लेकिन उनकी गुडविल बहुत बड़ी थी। तो उन्होंने एक स्विस कंपनी ने उनको बोला 5 साल के बाद 1980 में कि आप हमारे एजेंट बनो, और मेरे पिताजी ने वो एजेंसी मुझे दी कि भाई तुम संभालो। उस दिन से मेरी ज़िंदगी की एक अलग सी जर्नी शुरू हो गई, जो कि आपने पढ़ाई में कभी सोचा भी नहीं था। सोचा भी नहीं था। पता नहीं मैं क्यों इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, मुझे कुछ नहीं, ऐसा ही दोस्त कर रहे हैं तो मैं कर रहा हूँ। तो पहले 20 साल ज़िंदगी के मैं एंटरप्रेन्योर रहा, और एंटरप्रेन्योर में मैं एक कंपनी की एजेंसी से बढ़कर मैं उनके कंपाउंडर बन गया। ये परफ्यूमरी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी एसेट उसकी फॉर्मुलेशन होती है, और ये स्विस कंपनी ने मुझे उनकी फॉर्मुलेशन देना शुरू की कि ये आप लीवर के लिए बनाओ, इनके लिए बनाओ, उनके लिए। तो वो ट्रस्ट बिल्ड हो गया था। और फिर 20 साल के बाद 1996-97 में हमने जॉइंट वेंचर कर दिया उनके साथ। इस ट्रस्ट के पीछे आपकी मेहनत कितनी थी? मेहनत से ज़्यादा मेरे एथिकल्स, मेरी वैल्यूज़ थी। मेहनत तो थी, ईमानदारी से जो किया, उनकी फार्मूला सेफ रखी। और फार्मूला सेफ रखना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो चोरी बहुत आसानी से हो जाती थी, क्योंकि आप तो कंपाउंड करते नहीं, आप किसी बंदे पे इंतज़ार करते जी। तो 1997 में मैंने जॉइंट वेंचर किया, और 20 साल में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में उस जॉइंट वेंचर कंपनी के CEO बन के, और उनके एशिया पैसिफिक, सऊदी अरेबिया से लेकर जापान तक उनके केमिकल डिवीज़न का हेड बन के 20 साल तक मैं रहा। जो कंपनी की एक तरीका था कि 65 एज पे सब रिटायर हो जाते हैं। तो मैं भी रिटायर हो गया। तो
तो रिटायर होने के बाद मैंने सोचा अब शेयर होल्डिंग रख के कुछ फ़ायदा नहीं है, शेयर होल्डिंग 1 साल के बाद उनको मैंने वापस कर दिया कि आप शेयर होल्डिंग रखो, मैं कुछ और करूँगा। तो कहिए तो रोड पे आगे वापस ऐसी वाली बात हो गई कहने के लिए हाँ। और फिर इस बीच ये कॉफर का मैंने शुरू किया था थोड़ा बहुत, उसके ऊपर ध्यान देना शुरू किया। तो अब मैं फिर से एंटरप्रेन्योर बन गया हूँ पिछले 8 नए साल। बिजनेस की नया शुरुआत बिजनेस जिसका मुझे कोई पता नहीं, इंजीनियरिंग का ना, मुझे मेटल क्या होता है, कंस्ट्रक्शन क्या होता है, कोई पता नहीं, लेकिन एक जुस्सा था कि करेंगे कुछ। और ये आज 8 साल हो गए उस कंपनी को, और कंपनी इज आफ्टर फ्यू इयर्स ऑफ स्ट्रगल इज़ नाउ प्रॉफिटेबल एंड 90% ऑफ आवर रेवेन्यू इज एक्सपोर्ट्स। हम थोड़ा बहुत इंडिया में एक्सपोर्टिंग फ्रॉम इंडिया, एक्सपोर्टिंग फ्रॉम इंडिया, अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज फॉर इंडिया, using Indian raw materials, using Indian manpower, exporting and getting foreign currency in India. तो and ये buyers जो है वो हमें 100% एडवांस देते हैं। कहने का मतलब ये है कि क्रेडिबिलिटी भी हमने जीती है कि हर साल अपना ऑर्डर देते हैं, साल के शुरुआत में ऑर्डर के पैसे दे देते हैं, फिर 6 महीने तक हम उनको शिप करते रहते हैं। तो आपने जो एक जो बिजनेस था जो परफ्यूम का था जी, और एक ये इंजीनियरिंग बिजनेस जिसमें कि आप कंस्ट्रक्शन में आ गए जी, ये दोनों में कोई तालमेल नहीं कोई है। तालमेल नहीं। आपने क्या क्या फेस किया, सामना किया चेंज करने के लिए और सक्सेसफुल होने के लिए? आपने अपने अंदर क्या क्या बदलाव लाने की कोशिश की? काफ़ी बदलाव लाना पड़ा। सबसे बड़ा बदलाव तो ये था कि यहाँ परफ्यूमरी इंडस्ट्री एक रॉयल इंडस्ट्री है। वो परफ्यूम तो है ही रॉयल, परफ्यूम रॉयल है, इंडस्ट्री भी रॉयल है, खरीदनारे भी रॉयल है, बनाने वाले भी रॉयल है। हमारी इंडस्ट्री में कोई कहा करता है ये तो काजू किशमिश की इंडस्ट्री है, तो मैं सिंह चने की इंडस्ट्री में आ गया वैसे कहने पर। तो मैं काफ़ी इंजीनियरिंग के लेबर काफ़ी रहते हैं, परफ्यूमरी इतनी लेबर है। परफ्यूमरी की एसेट नाक है और फॉर्मूला है। यस, यहाँ की एसेट पूरी इंडस्ट्री सप्लाई चेन है और मैन्युफैक्चरिंग है, वर्कर्स बहुत अलग है। लेकिन जान है इस इंडस्ट्री में भी, क्योंकि इससे सेटिस्फेक्शन एक मिलता है कि भाई कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो इस देश को काम लगेगा। तो इस शिफ्ट के दौरान जी आपने क्या क्या अनुभव किए? अपने आप में जो बदलाव लाने की कोशिश की आपने? एक सबसे बड़ा अनुभव तो ये था कि जब मैं एंटरप्रेन्योर था तो सब चीज़ मैं करता था। जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चढ़ गया तो मुझे पूरी डिश रेडीमेड मिलती थी। CEO आप है लेकिन सारी चीज़ बनी बनाई आपको मिलती है, आप डिसीजन लेते चल। वापस में कॉर्पोरेट ये एंटरप्रेन्योर बना तो मैं भूल गया था सब, ये सीखना पड़ा। और इसमें एक ईपीएड किया मैंने, तो उससे फिर फ्रेशनेस आ गई। डिसिप्लिन क्या होती है, कमिटमेंट क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है। मैं दर्शकों के लिए एक बात कहना चाहूँगा जो आपने मेंशन किया है, शायद उन्हें नहीं मालूम होगा। ईपैड एक लीडरशिप का प्रोग्राम है जो उन्नति संस्था से हम चलाते हैं, सिर्फ बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स के लिए, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि बिजनेस स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर इंडिया को बहुत ऊंचा ले जा सकता है। उसी का असित भाई बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उसने मुझे कुछ दिया जिससे मेरे में वापस फिर से पावर आई इन ए वे, और मैं अपनी गति से आगे की तरफ चल पाया। बिल्कुल। और ये एक्शन, मतलब कि नॉलेज बहुत है, क्या पिक करना, क्या अप्लाई करना। और ये जो मैं अप्लाई करना शुरू किया, ये कोविड का मुझे बेनिफिट हुआ। सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो कि कोविड में मैं बोर हो चुका था, क्या करूँ क्या ना करूँ। इत्तेफाक से मेरे हाथ में ये आपका एक ऐड आ गया कहीं कि भी बिल्ड इंडिया, तो मैंने समझा ये बिल्डिंग के बारे में कुछ होगा। तो बिल्डिंग के बारे में मैंने जब देखने लगा तो ये बिल्डिंग के बारे में कुछ नहीं था, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के बारे में, ये पर्सनालिटी बिल्डिंग, पर्सन इंडिविजुअल बिल्डिंग के बारे में था। एब्सोल्युटली, बिल्ड इंडिया। हाँ, बिल्ड इंडिया। और इसने बहुत मुझे बिल्ड योरसेल्फ टू बिल्ड इंडिया। तो ये अच्छा मेरे लिए एक्सपीरियंस हो गया। और आई थिंक इसके बाद मैंने काफ़ी मेरे कुछ रिलेटिव्स, मेरे नेफ्यूज़ हैं, मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, उन सब से मैंने ईपीएड करवा रहा हूँ मैं। तो आपने जो वन मैन शो से चालू की और आज आपने ऑर्गेनाइजेशन को इस लेवल पर ले आए हैं, जी, इसके लिए कुछ आपने जो सूत्र अपनाए हों जो आप दर्शकों से शेयर करना चाहो, जो लोग बिजनेस में हैं, छोटे बिजनेस में, तो 2 या 3 सूत्र अगर आप बताएं तो उनको कुछ लाभ होगा। सबसे बड़ा मेरे हिसाब से मेरी जगह है, आपकी वैल्यूज़ आप मत छोड़िए, अपने जीवन के मूल्यों को रखिए, क्योंकि जब आप दूसरे को चीट करते हैं, अपने आप को पहले चीट करते हैं, बाद में दूसरों को चीट करते हैं। ईमानदारी से रहिए, चीटिंग न कीजिए। हाँ, दूसरा एक डिसिप्लिन से रहिए। आप ऐसा मत करें कि भाई आज नहीं होगा तो कल होगा, एक डिसिप्लिन से रहिए। मैं हर सुबह 4:30 बजे उठ जाता हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे 4:30 बजे इसलिए नहीं कि मुझे कुछ ज़्यादा कमाना है, इसलिए कि मुझे अपने आप पे काम करना है। मेडिटेशन करो, ये करो। मैं ये नहीं कहता हर बंदा करे ये,
लेकिन ये ज़रूरी है मेरे हिसाब एक से। डिसिप्लिन के तहत ज़रूरी है, बहुत, बिल्कुल तय जो ज़रूरी निर्णय है। किया है। और जो टाइम की वैल्यू, जो एक हाई वैल्यू लो वैल्यू जो आप ईपैड में सिखाते, वो भी मैंने छांटना शुरू किया। मैं ये हर एक्टिविटी को न करके हाई वैल्यू को ही करो। आइडेंटिफाई करो, उसके ऊपर फोकस करो। लो वैल्यू को आप किसी और को दे दो, उसके लिए हाई वैल्यू हो सकती है। ट्रू, ये नो वैल्यू नहीं है, ये लो वैल्यू है मेरे लिए, लेकिन किसी और के लिए हाई वैल्यू हो सकती है। ट्रू, और इससे मैंने पूरी टीम तैयार होती है। ट्रू। ऐसा, क्योंकि एक बंदा नहीं लड़ सकता, एक बंदा जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, सहकार चाहिए सबका। आपका बिजनेस थोड़ा सा समझाएंगे दर्शकों को कि आप कंस्ट्रक्शन में किस तरह के बिजनेस में हैं? एक्चुअली हम कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में नहीं है, कंस्ट्रक्शन कंपोनेंट के बिजनेस में। तो ये Okay. यूरोपियन टेक्नोलॉजी है ओके, जो हम अकेले बनाते हैं। आज तो दुनिया में हम 2 ही कंपनियां बनाती है, एक हम यहाँ बनाते हैं, एक रोमानिया में है। सिर्फ 2 2 कंपनियां कंपनियां बनाती है और हम पूरा एक्सपोर्ट करते हैं। रोमानिया की कंपनी भी एक्सपोर्ट करती है और रोमानिया की कंपनी किसी और की है, ये इंडिया की कंपनी हमारी है। और ये हम कंपोनेंट देते हैं, उससे टाइम सेविंग्स होता है, लेबर सेविंग्स, कंस्ट्रक्शन में समय की बचत होती है। जैसे कि अब 1-1.5-2 साल पहले इंडियन मिलिट्री ने हमको अप्रोच किया कि भाई हमें बड़े डिफ़िकल्ट लोकेशन पे हमको बंकर बनाने हैं। तो ये उनके लिए पहले बनाते ही थे, ऐसा नहीं कि पहली दफ़े बंकर बना, लेकिन पहले बंकर बनाते वक्त उनको इतनी तकलीफ़ें पड़ती थी। वेरी हाई, वेरी डिफ़िकल्ट टेरेन, ठंड हवा, समय जो लगता था। समय लगता है। जो काम चाय पीने के लिए आपको 5 किलोमीटर नीचे जाना पड़े, Absolutely. ऐसी जगह पे ये बंकर बनता है। वो इतने खुश, अब बंकर इससे बनाते हैं। इंडियन रेलवेज़ को जो काम करना है तो वो इससे बनता है। हाउसिंग में हम कोशिश कर रहे हैं। हाउसिंग में अभी हमने सरकार के लिए 3-4 जगह हाउसिंग बनाया, हैदराबाद, तेलंगाना में बनाया, बिहार शरीफ में बनाया, अगरतला में बनाया। तो आपकी जो टेक्नोलॉजी है, इसमें आप एक चीज़ को बहुत जल्दी बना सकते हैं, जल्दी बनाते हैं, स्ट्रांग बनाते हैं। स्ट्रॉन्ग, वो ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंसी इसमें दूसरों कन्वेंशनल मेथड से ज़्यादा है। और ये मोनोलिथिक है, इसलिए इसका मेंटेनेंस भी कम है। कहीं लीकेज नहीं होता, सीपेज नहीं होता, क्योंकि कॉन्टेक्स नहीं है सिर्फ, रूफ और वॉल साथ में पोर होते हैं कंक्रीट से, तो लीकेजेस नहीं है, सीपेजेस नहीं है। इसमें कॉस्ट का कोई इम्प्लीकेशन भी है? कॉस्ट थोड़ी हाई होती है, थोड़ी high होती आई थिंक अबाउट 5% हाई होती है, लेकिन वो डिज़ाइन से मैनेज करी जा सकती है। आप कुछ एक लोड इसके ऊपर दे दो, बाकी आप कन्वेंशनल भी इस्तेमाल करो। घर के अंदर ब्रिक से बनाए वॉल तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसमें कोई लीकेज नहीं होने वाला। बाहर की वॉल आप इससे बनाइए तो। और ये जैसे ये आगे बढ़ेगा, जैसे लोग उसको देखते जाएंगे, हमने बाहर भी बनाया है, कैमरून, वेस्ट अफ्रीका में बनाए, बहुत 40,000 घर बन रहे थे वहाँ, अपार्टमेंट्स बन रहे थे, वहाँ हमने दिए। किनिया में बनाए हमने अपार्टमेंट्स। तो ये हर जगह बनता है, लेकिन ज़रूरी ये है कि अपने देश में बने, ज़रूरत यहाँ ज़्यादा है। तो ये जो बने जो हैं, आप उसको रीइंफोर्स्ड कंक्रीट को, स्लैब्स को बना के भेज देते हैं? नहीं, हम सिर्फ मेटल पैनल बनाते हैं। ओके, गैल्वेनाइज स्टील की पैनल बनती है, कास्टिंग वहाँ होता है? कास्टिंग वहाँ होता है। ओके, तो ये एनवायरमेंटल भी बेटर है। एनवायरमेंटल ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल पोल्यूशन नहीं है, लेकिन एनवायरमेंटली बेटर है, क्योंकि जो चीज़ साइट पे जाती है वो फिर साइट पे ही रहती है। हाँ, वो लाना जाना, ट्रक करना रह जाती है। क्रेन की ज़रूरत नहीं, कोई चीज़ ज़रूरत नहीं इसमें। तो बहुत ये बढ़िया। एक एडवांटेज है। आपको इसका फ्यूचर बहुत अच्छा दिखाई देता है? बहुत अच्छा फ्यूचर है इसका। रिटेंशन वॉल हम बनाते हैं म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स बनाते हैं हम, तो इससे भी काफ़ी एडवांटेज है। जल्दी बनता है स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स। रिटेंशन वॉल से आप इतनी देखते हैं कितनी गिर रहे हैं, तो उससे डैमेज कम हो जाए। मुझे लगता है इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है, और मेहनत ज़रूरी है, और मेहनत कर रहे हैं हम। लेकिन और आज भी कंपनी ठीक से चल रही है, लेकिन जो एक्सपोर्ट है, मैं चाहूँगा एक दिन के ऐसा हो जाए कि बिना कम हुए एक्सपोर्ट 10% हो जाए, डोमेस्टिक 90% हो जाए। एक्सपोर्ट तो बनता ही रहे, बनता ही और उसके रहेगा। बाद इतनी इसकी ग्रोथ हो जाए इसकी कि ये हिस्ट्री उसका ज़्यादा, 90%, क्योंकि यहाँ ज़रूरत ज़्यादा है। भारत देश में भारत देश में इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़रूरत है, हाउसिंग में ज़रूरत है, हर जगह ज़रूरत है उसकी। वेरी गुड, आई थिंक वेरी एनलाइटनिंग फॉर टू नो दैट दिस टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल। आपने आई कैन आई विल फाउंडेशन का जो एक संगठन है, संगत है, आई लीड, उसको भी ज्वाइन किया जी, क्या अनुभव है आपके उसके? बहुत बढ़िया अनुभव है, इसलिए कि वो एक तो जो हमारे जो चैलेंजेस है वो हम सब के साथ बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो समझे या ना समझे। इसलिए नहीं कि वो काबिल नहीं है, इसलिए कि वो मेरे बिजनेस में नहीं है। तो जो सिमिलर सहदुखिया कहते हैं, वैसे हम सब बिजनेस में सोच वाले लोग एक सोच वाले लोग हैं, एक सिमिलर प्रॉब्लम्स वाले लोग हैं, और एक कॉन्फिडेंस है, बिना जाने किसी को मिला बिने इतना कॉन्फिडेंस है कि हम अपनी प्रॉब्लम, अपनी चैलेंजेस हम फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ी बात है। ऐसी एक कम्युनिटी होनी चाहिए, कम्यून होना चाहिए, जो अपने आप में एक दूसरे की लर्निंग से ग्रो हो, और यही हो रहा है इसमें।
हम मिलते हैं, बातचीत करते हैं, हंसते भी बहुत है, लेकिन इससे एडवांटेज ये है कि हम लाइट हो जाते हैं, ये समझ के भी देखिए इसके सॉल्यूशन से। कोई आपको एडवाइस नहीं देता, लेकिन हर बंदा आपको सजेशन देता है, सजेशन भी ना दे, एक आइडिया भी देता है, हाँ, वो अपना शेयर करता है। इसे आप पकड़े, आप एनालाइज करें, और ज़रूरत पड़े तो आप उनसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं कि भैया मेरा ये ज़्यादा कुछ हेल्प, दे आर सो विलिंग टू हेल्प। संगत है एक संगत इसलिए है, वो हाँ। आपस में एक प्रेम भाव है, बिल्कुल, हाँ, ये सत्संग है। हाँ, एक दूसरे की मदद करने का। हाँ, फिर सबको ये फीलिंग है, इच्छा है कि मैं किसी को मदद करूं, मैं किसी ने मुझे की थी, मैं आज किसी को दूं। ये जो ज़िंदगी भर हम पैसा कमा सकते हैं, जो संतोष कमाना है ना, वो किसी को देने से मिलता है, कुछ लेने से नहीं मिलता। बहुत सुंदर बात की, संतोष बड़ी बड़ी बात, किसी को देने से मिलता है। बिल्कुल। और वो एक जिंदगी का एक बड़ा अहम भाग है। और अहम भाग है, और अगर वो मौका चुक जाए तो जीवन निरर्थक हो जाता है। तो आपने कुछ दर्शकों को थोड़े से सूत्र भी बताए जी। भारत देश की स्थिति को देखते हुए आपको क्या लगता है, भारत देश स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर क्या इतना ऊंचा चढ़ पाएगा? भारत देश के पास और कोई चारा ही नहीं है, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज़ ही उसे ऊपर ले जाएगी। सरकार अपना काम करेगी, लेकिन सरकार सब कुछ नहीं कर सकती, हम लोगों को, छोटे बिजनेसमैन को करना होगा। और मैं मानता हूँ ये जर्नी शुरू हो चुकी है, स्पीड आनी ज़रूरी है, लेकिन ये जो बिज़नेस ऐसे ही चालू कर देते हैं उनको बिज़नेस सीखने की ज़रूरत है, और वो जानते नहीं नो। सीखने की ज़रूरत है। मेरा तो ऐसा अनुभव है कि लोग इंडिया में ऐसा सोचते हैं कि बिज़नेस में सीखना क्या है। आपका क्या मत है इसके बारे में? बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि बिज़नेस कहीं सिखाया नहीं जाता, कहीं सिखाया नहीं जाता, फैमिली भी नहीं सिखाती। हालांकि हमारे यहाँ ऐसी फैमिलीज़ हैं, ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जहाँ बेटे बाप के साथ बैठ जाते हैं, वो ट्रांजैक्शन सीख लेते हैं। तो करेक्ट, ट्रांजैक्शन सीखते हैं, लेकिन बिजनेस नहीं और सीखते। आज की तारीख में जब टेक्नोलॉजी इतनी हाई स्पीड से चल रही है, बिल्कुल, और वातावरण और सब कुछ बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है, अगर हम पुराने तरीकों से काम करेंगे तो सफलता ना भी मिले। Thank you very much for taking time to talk to the audience, and I am sure they have got some ideas. इन लोग को कुछ मिला होगा, आपने इतना समय निकाला। मैं पूरा विश्वास रखता हूँ कि भारत देश में पावर है, भारत देश के लोग एक बार जुट के लग जाएंगे स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर में, बिल्कुल। तो हम एक मुकाम पर पहुँच जाएंगे जिसमें कि हमको रिकॉग्नाइज किया जाए, जैसे पहले के ज़माने में कहा जाता था, बिल्कुल, सोने की चिड़िया। थैंक यू वेरी मच। जाते जाते आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे दर्शकों के लिए कोई एक वन लाइनर दीजिए जो इनके जीवन में कुछ परिवर्तन ला सके। आप सब कैपेबल है, अपनी डेस्टिनी को लेट डाउन मत कीजिए, मेहनत कीजिए, सीखिए, कोच रखिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन अपनी डेस्टिनी को छोड़िए मत। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आई एम श्योर आप भी मेरी तरह बहुत इंस्पायर और प्रेरित हुए होंगे इस सेशन को सुनकर। हम सिर्फ इतना जानते हैं, हमें पक्का विश्वास है कि आप अपने डिज़ायर्स को साकार कर सकते हैं। सिर्फ ज़रूरत है तो दो चीज़ों की, एक आपके संकल्प की और दूसरा एक अच्छे बिजनेस कोच की। अगले संडे हम उम्मीद करते हैं कि हम आपको फिर यहीं मिलेंगे, एक और सक्सेसफुल बिजनेसमैन की स्टोरी सुनेंगे, जानेंगे उनसे कि सफलता के क्या सूत्र हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। यू कैन एंड यू विल।